हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनसी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2023 के एनटीए ने सीयूईटी के एग्ज़ाम में पूछे थे। तो दोस्तों, जनरल टेस्ट का सेक्शन होगा और क्वेश्चन होंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। उनसे मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे आपके पेपर पैटर्न का अंदाज़ा होगा, आपको ये पता चलेगा कि मेरी तैयारी कितनी है, प्रिपरेशन कितनी है, और आपको लेवल का भी अंदाज़ा होगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और उससे पहले मैं बता दूं, ये आपका सेट नंबर 10 होगा। इससे पहले मैंने 9 सेट ऑलरेडी करा दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। वो आपके वीडियोज़ के बगल के एक सेक्शन में टैब होगा एक प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आपको जनरल टेस्ट के नाम से मिल जाएगा प्लेलिस्ट, उसमें से जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आ चुका है और आराम से स्मूथली हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन का नाम जनरल टेस्ट है और क्वेश्चन आईडी भी यहाँ दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने पूछा गया है। ध्यान से देखेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई? क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज कंपाइल्ड एंड इशूड बाय। आपको पूछा गया है कि बताइए ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये जारी किया जाता है IMD। किसके द्वारा? IMD द्वारा जारी किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा सूचकांक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। हिंदी में बोलते हैं भाई विश्व प्रतिस्पर्धा, है ना, सूचकांक बोलते हैं। ये कौन जारी करता है? IMD, है ना, इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट जारी करता है। इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट जारी करता है। ध्यान रखेंगे, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, IMD। चलिए अब आगे चलते हैं। वैसे IMF आप जानते ही होंगे। IMF और IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इनको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इनकी स्थापना 1944 में हुई थी। एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसके बाद इन दोनों संस्थाओं की स्थापना हुई थी। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। कौन से सम्मेलन के बाद? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 1944 में IBRD और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। और ध्यान रखेंगे 1944 में यह संस्था बनी थी दोनों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को तो आप जानते ही हैं कि विश्व विरासत स्थल को ये घोषित करने वाली एक संस्था है जो अलग अलग हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि प्लस मीन्स माइनस। रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़े ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बस आपको थोड़े से माइंड की जरूरत है और फिर आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। देखिए, प्लस को इन्होंने बोला है कि भाई प्लस को हम क्या लिखते हैं? इन्होंने प्लस को बोला है कि हमें लिखना है माइनस। देखिए एकदम साफ साफ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे जैसे वैसे वैसे हम कर रहे हैं। यहाँ दिया है इन्होंने प्लस मीन्स माइनस। ठीक है, मैंने लिख लिया वहाँ पे। माइनस मीन्स डिवाइड, तो ठीक है, माइनस मीन्स मैंने लिख दिया डिवाइड। उसके बाद डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हाँ देखिए, इनटू के मीन्स क्या है? इन्होंने प्लस लिखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देन द वैल्यू ऑफ 13 + 15 - 3 × 2 डिवाइड बाई 4। तो देखिए 13 + 15 - 3 × 2 डिवाइड बाई 4। अब इसका वैल्यू हमें बताना है। तो भाई पहली बात तो ये कि अगर जहाँ भी इस इक्वेशन में जहाँ पर भी प्लस दिया है हमें क्या रखना है? माइनस। जहाँ माइनस दिया है वहाँ डिवाइड रखना है। इसी तरह हमें फॉलो करते हुए रखना है। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पे देखिए 30 लिखा है, मैं 30 लिख देता हूँ। अब आगे प्लस है, इन्होंने बोला है कि प्लस की जगह हमें क्या रखना है? माइनस। तो प्लस की जगह हम क्या रख देते हैं? माइनस, और 15 लिख दीजिए। अब माइनस है, माइनस की जगह हमें क्या रखना है? माइनस की जगह डिवाइड रखना है, तो डिवाइड रख दीजिए। उसके बाद 3 लिखा है तो 3 लिख दीजिए। इनटू के बाद क्या लिखना है? देखिए इनटू का लिखना है प्लस, तो इनटू की जगह प्लस कर दीजिए। उसके बाद 2 लिख दीजिए। उसके बाद डिवाइड का क्या करना है? डिवाइड का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 लिख दीजिए। अब देखिए हमें इसको करने के लिए बॉडमास का रूल अपनाना पड़ेगा। और बॉडमास का रूल क्या कहता है? पहले हमें ब्रैकेट करना होता है, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड किसके बीच है? इन दोनों के बीच है। डिवाइड इन दोनों के बीच है। इनको सॉल्व करिए तो क्या होगा? 5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? 3 × 5 = 15, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 13 बचा है ना।
और यहाँ पे +2 × 4 बचा है ना। पहले एक को सॉल्व करते हैं आराम से। अब डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच है तो इतना सॉल्व करिए, बाकी का वैसे ही लिख दीजिए। 13 - 5 + 2 × 4 = 8। अब हमें प्लस करना है फिर माइनस करना है, तो 30 और प्लस, देखिए ये 30 प्लस में है, ये 8 प्लस में है, तो 30 + 8 कर लीजिए, फिर -5 कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 30 + 8 38 और -5 क्या हो जाएगा? 33। तो 33 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में, 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़े से माइंड की जरूरत है। अगर आप थोड़े से माइंड का यूज करके इसको करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। देखिए इन तीनों डिजिट का इस्तेमाल करके हमें बीच वाली नंबर को लाना है। बीच वाला नंबर कितना है? 25, और यहाँ हमें दिया है 5 2 3। तो अगर हम ध्यान दें 5 का × 3 में करें, 5 × 3 कर दें अगर, तो कितना हो जाता है? 15, और 5 × 2 कर दें तो कितना हो जाता है? 10। 10 और 15 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है? 25। क्या 25 आ रहा है बीच में? आप कहेंगे हाँ सर आ तो रहा है, बिल्कुल। चलिए दूसरे में भी अप्लाई करते हैं, देखते हैं दूसरे में अप्लाई होता है कि नहीं हमारा ये वाला लॉजिक। तो 6 2 जा कितना होता है? 12। 6 2 जा कितना होता है भाई? 12 होता है। तो 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 24। तो 24 और 12 कितना होता है? 36 होता है। आप कहेंगे हाँ सर होता है। 36 दिया है? हाँ भाई दिया है। चलिए उसी तरह यहाँ भी कर लेते हैं। तो अगर 4 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना होगा? 28, और 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 12। तो 12 और 28 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 40 क्या आंसर हमारा कहीं दिया है? देखिए इसको, हाँ भाई दिया है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है विच 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल पर, महालनोबिस जो मॉडल है, देखिए पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं 5 ईयर प्लान की, तो 5 ईयर प्लान FYP 5 ईयर प्लान की शुरुआत जो हुई थी वो 1951 में हुई थी सबसे पहले, है ना। और 1951 में उस समय कृषि को ध्यान में रखते हुए, एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था। और 5 ईयर प्लान लॉन्च करता है कौन लॉन्च करता है? तो वो उस समय जो प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, योजना आयोग जिसको आज नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उस समय प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। योजना आयोग यही 5 वर्ष के प्रोग्राम को तैयार करता था, बनाता था। ठीक है, सबसे पहले 5 ईयर प्लान कब हुआ था? 1951 में स्टार्ट हुआ था। और ध्यान रखेंगे ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। किस पे? हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। लेकिन फिर बाद में 1956 तक ये मॉडल चला, 1956 तक, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था, 5 साल तक। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए कहा जाता है एक तरह से, कि बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसमें कि ध्यान रखेंगे 3 महत्वपूर्ण बड़े बड़े फैक्ट्रीज का सेटअप किया गया, जिसमें कि राउरकेला, है ना, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की हेल्प से राउरकेला में सेटअप किया गया। और उसके बाद ध्यान रखेंगे भिलाई छत्तीसगढ़ में, आप जानते ही हैं, राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई जो है रूस की सहायता से एक भारी उद्योग का स्थापना किया गया। और दुर्गापुर बंगाल में भी भारी उद्योग का, ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन की सहायता से 3 बड़े बड़े भारी उद्योगों का स्थापना किया गया सेकेंड 5 ईयर प्लान में, जो कि महालनोबिस मॉडल पर स्थित मतलब एक तरह से कार्य करता था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 5 ईयर प्लान जो सेकंड वाला था वो महालनोबिस मॉडल पर बिल्कुल बना हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा फिगर का क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीक्वेंस, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हमें सीक्वेंस को फॉलो करते हुए देखना है कि ये क्वेश्चन का किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर पहले अगर फिगर को हम देखें तो इसमें देखिए, अच्छा
किसी भी एक चीज को पहले पकड़िए, चाहे तो आप यहाँ पे जो एरो दिख रहा है उसको देख लीजिए, या तो आप सर्कल जो ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है उसको देख लीजिए। तो हम सिर्फ एक चीज को अभी ले रहे हैं, स्पॉट को। अगर हम देखें यहाँ पे तो स्पॉट यहाँ पर है, फिर देखिए यहाँ पर आ जा रहा है, फिर यहाँ पर आ जा रहा है, और फिर स्पॉट मूव होकर यहाँ आ जा रहा है। इसका मतलब अगर हम थोड़े से ध्यान दें, थोड़ा सा अगर ध्यान दें, पैटर्न को ध्यान दें, तो सबसे पहले देखिए यहाँ है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है ना। इसका मतलब पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। इस तरह से मूव हो रहा है क्या भाई, मूव हो रहा है। ये जो स्पॉट है ब्लैक वाला, ये इस तरह से मूव हो रहा है। यानी अगर देखा जाए तो इस तरह से पहले इधर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर अब फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक देखिए यहाँ था, फिर यहाँ आ गया ये ऑलरेडी, फिर यहाँ से यहाँ आया था तो ये देखिए यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो देखिए यहाँ आ गया। अब अगले में क्या जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, यहाँ पर, ये यहाँ पे जाएगा। ये डॉट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ऑप्शन में ये डॉट किस में, यहाँ पर है, यहाँ पर, ये यहाँ पर ब्लैक डॉट है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ ब्लैक डॉट यहाँ पे है। तो इसमें नहीं है, काट दीजिए, इसमें नहीं है, काट दीजिए, इसमें नहीं है, काट दीजिए। ब्लैक डॉट इसी में ऊपर है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन नंबर सी ही था ना, एक बार रुक जाइए, हाँ 3 था, ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये जनरल टेस्ट का क्वेश्चन फिर से आ चुका है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच कराना है। अगर थोड़े से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर ध्यान दें हम, तो सिप कहाँ चलेगा भाई, सिप वाटर में चलेगा। तो हमारा ए का हो जाएगा 2, ए का 2 कहाँ पर है, ए का 2 दो जगह पे है, यहाँ काट दीजिए, और यहाँ 1 सेकेंड, ए का 2 यहाँ पर है, तो भाई ए का 2 यहाँ नहीं है, ठीक है। यानी 2 को तो ऐसे ही कट जाएगा, 2 तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, है ना, ये एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद कार कहाँ चलेगी, कार रोड पे चलेगी, तो बी का 3 होगा। बी का 3 कहाँ पे है, बी का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। आगे बढ़िए, एरोप्लेन स्पेस में चलेगा, तो सी का हो जाएगा 1, सी का कहाँ हो जाएगा 1, सी का 1 कहाँ पे है, सी का 1 यहाँ पे है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक। चलिए, और ट्रेन ट्रैक पर चलेगा, ये तो क्लियर बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला है वरुण, जो बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, यानी आप जानते हैं कि एक नौसेना का अभ्यास होता है वरुण, जो कि 2 देशों के बीच होता है, जिसमें कि फ्रांस और भारत के बीच जो अभ्यास होता है उसको वरुण अभ्यास के नाम से जानते हैं। तो हमारा 2 सेकेंड करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। धर्म गार्जियन जो है वो जापान के साथ होने वाला एक्सरसाइज है, धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जापान और भारत के बीच धर्म गार्जियन, और फ्रांस और भारत के बीच क्या होता है, वरुण अभ्यास होता है। A shopkeeper is giving 2 consecutive discount of 30% and 20%. The selling price of an article after discount whose MRP is 1200. बड़े ध्यान से देखिएगा, एक शॉपकीपर है जो कि सामान को बेचने के लिए डिस्काउंट देता है, कंसेक्यूटिव यानी लगातार 2 डिस्काउंट देता है, एक 30% और एक 20%। पहला कितना देता है, पहला देता है 30%। अच्छा 30% का मतलब क्या, अच्छा भाई डिस्काउंट जब आप देंगे किसी को तो आपका तो लॉस होगा ना भाई, डिस्काउंट देंगे किसी को तो आपका तो लॉस हुआ। तो मैंने कहा 30% आपने डिस्काउंट दिया, तो फ्रैक्शन वैल्यू 30% की कितनी होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, नहीं आ रहा है तो समझ में देख लीजिएगा जा करके। और फिर दूसरे में क्या है, दूसरे में परसेंटेज क्या है भाई 20%। तो अगली बार उसने कितना दिया, 20% का फिर दे दिया डिस्काउंट। अब 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/5, क्या लिखते हैं 1/5। अगर बड़े ध्यान से समझिएगा, पहली बार मैं मानूं, अगर पहली बार मैं मानूं कि उसके पास 10 रुपया था और उसने 3 रुपये, भाई एमआरपी पे ही तो हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा ना। अपने कॉस्ट प्राइस पे तो आप डिस्काउंट नहीं ना दे सकते हैं भाई, आपने जितना खरीदा है उतने पर डिस्काउंट देंगे तो नुकसान ना हो जाएगा। तो हमेशा एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है। मान लीजिए अगर मैं 10 रुपया एमआरपी मान लूँ और 3 रुपया, क्योंकि 10 का 30% कितना होगा 3 रुपया, 3 रुपया हम डिस्काउंट दे दें और डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान होता है, तो नुकसान होगा, तो 3 रुपया हम नुकसान करेंगे अपना, तो बचेगा कितना हमारे पास 7 रुपया। 7 रुपया बचेगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर बचेगा।
और दूसरे में अगर देखा जाए 20% का डिस्काउंट हमने दिया, अगर 5 रुपये का एमआरपी था, 5 का एमआरपी था और 20% यानी 1 रुपये का मैंने डिस्काउंट दिया, तो हमारे पास फिर कितना बचा? 4 रुपये बचा। बचा कि नहीं बचा? आप कहेंगे हाँ सर बचा। अब हम देखें तो 10 5 50 मल्टीप्लाई करके 7 चौके 28, ये था हमारा इनिशियल एमआरपी प्राइस और ये था डिस्काउंट देने के बाद प्राइस। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये डिस्काउंट देने के बाद 28 रुपया बचा है अब एमआरपी, और पहले कितना था एमआरपी? 50 रुपया था डिस्काउंट देने से पहले। तो ये बोल रहे हैं कि एमआरपी जो था डिस्काउंट देने से पहले वो कितना था? 1200। वो कितना था? 1200। तो भाई 50 नहीं था, कितना था? 1200। यानी 50 नहीं था, कितना था? 1200। कितने गुना ज़्यादा? 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, कितने बार में? 5 दूना 10 और बचेगा यहाँ पे 5 दूना 2, 5 चौके 20, यानी 24 गुना ज़्यादा। इससे कितने गुना ज़्यादा? 24 गुना। तो इसी तरह जो डिस्काउंट देने के बाद प्राइस होगा वो भी 28 ना होकर के इससे कितने गुना ज़्यादा? 24 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना? तो 28 गुना 24 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 8 चौके 32, 2 चौके 8, 8 3 11 और 2 8 16, 2 दूना 4 और 1 5, यानी 2 और 7 और 5 1 6, 672। 672 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आप चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 3:4। अच्छा देखिए, ए बी का इन्होंने वैल्यू लिखा है 3:4, यानी 3 और 4। ठीक है, और बी सी का इन्होंने वैल्यू लिखा है 3:5। और फिर उन्होंने पूछा किसका है भाई? AC का पूछा है। तो हम क्या करते हैं? पूरा का निकाल लेते हैं, A B C तीनों का निकाल लेते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, A को यहाँ रख लेते हैं, फिर B को ऐसे रख लेते हैं और C को यहाँ रख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है हम बताते हैं। कभी भी इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा A की वैल्यू आएगी, हमेशा जो भी यहाँ होगा उसकी वैल्यू आएगी। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे इधर, तो हमेशा आएगी किसकी वैल्यू? इस लास्ट वाले की वैल्यू आएगी हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। और B से B, देखिए यहाँ से यहाँ तक कट रहा है B ना, यहाँ से यहाँ कट रहा है, तो यहाँ पे B का पेयर ऐसे बनेगा, तो इसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हमेशा B की वैल्यू आएगी। तो हम तीनों के वैल्यू आपको बता चुके हैं, आप थोड़ा ध्यान से करिए, समझिए। यानी 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9, 9:2। अब B देखिए, B का हमें निकालना है, A का वैल्यू निकल चुका है 9, अब हमें B का निकालना है। B के लिए हमें क्या करेंगे? तिरछा मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए B ऐसे है ना, तो B हमें इसी तरह मल्टीप्लाई करना होगा। 4 3 जा 12, और C हमने बताया C का अलग अलग करना है आपको। कैसे करना है? इस तरह, जो बाहर दिया हुआ है सबसे लास्ट में उसका 4 5 जा 20। तो आपके सामने A B C तीनों का वैल्यू आ चुका है। जो भी पूछा है आप आराम से उसको बता दीजिए। AC का पूछा है तो A पहला वाला हो गया, C लास्ट वाला हो गया, यानी 9:2 20, 9:20। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है काउंटिंग फिगर से, और ये आपके सामने स्क्वायर से पूछा गया है। स्क्वायर यानी वर्ग को। अब भाई वर्ग का गिनने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब रो और कॉलम सेम हो, बराबर हो, देखिए रो और कॉलम बराबर हो, यहाँ पे रो और कॉलम बराबर अगर है तो हमें बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। कुछ नहीं करना है, कोई दोनों में से एक ले लीजिए, क्योंकि रो और कॉलम दोनों बराबर है तो कोई भी एक ले लीजिए। ऊपर से हम ले लेते हैं 1 यहाँ, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, और इनका बस स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्क्वायर। और फिर उसके बाद जोड़ दीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो 9 4 13 और 1 14। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे इसके अंदर? 14 होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन आ चुका है बड़ा ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला। आप क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। आपके सामने है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, और उसके बाद उसके अध्यक्ष कौन थे, हेड कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, बनारस सेशन जो 1905 में हुआ था, जिसके समय में आपको पता ही है कि कांग्रेस का एक तरह से
विभाजन से 2 साल पहले 1905 में, 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, आपको पता है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था, और उसी समय बनारस में सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी कब? ये हुई थी 28 दिसंबर, कब हुई थी भाई? 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। किसने? A.O. ह्यूम ने की थी। और ये भाई कौन था भाई? A.O. ह्यूम जो था वो एक डिप्टी, एक तरह से कह सकते हैं डीएम था, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था कह सकते हैं उस टाइम का, यानी कलेक्टर था, ठीक है ना, अधिकारी था A.O. ह्यूम, जिसको कि पक्षी वैज्ञानिक भी कहा जाता है, जिसको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा A.O. ह्यूम को। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, A.O. ह्यूम ना बड़ा अच्छा काम किया था भारतीयों के लिए, इसीलिए हर्मिट इसको कहा, साधु संत कहा जाता था। A.O. ह्यूम ने स्थापना किया था। W.C. बनर्जी पहले इसके अध्यक्ष थे। W.C. बनर्जी पहले इसके अध्यक्ष थे। किसके? कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, पहली बैठक कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। बॉम्बे में पहली बैठक हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये जो 1885 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उस समय कहाँ हुआ था? ध्यान रखेंगे, बैठक तो बॉम्बे में हुई थी, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में आपने देख लिया। बनारस में 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है, जिसपे बंगाल का आंदोलन भी चलता है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, आपको पता ही है। बनारस सेशन को हेड किया था किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। यानी ए का हो जाएगा 2। ए का 2 कहाँ पे है? ए का 2 2 ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, काट दीजिए। ए का 2 इसमें भी नहीं है, काट दीजिए। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। हमारे पास अब बस 1 और 3 बचा हुआ है। आइए देखते हैं अगला। कलकत्ता सेशन 1917 में आपको पता है होम रूल लीग की शुरुआत हुई और बाद में एनी बेसेंट इसकी पहली विमेन कांग्रेस की चेयरमैन बनी। ध्यान रखिएगा, कोई भी महिला पहली बार चेयरमैन बनती है कांग्रेस की कलकत्ता सेशन 1917 में। यानी बी का हो जाएगा 4th। बी का 4th कहाँ पे है? बी का 4th यहाँ पर है, ये वाला खत्म। बचा आंसर कौन सा? बचा आंसर ऑप्शन नंबर 3rd। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेलगाम सेशन जो हुआ 1924 में, सॉरी 1924 में, मैं 1925 बोलने जा रहा था, 1924 में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक ही बार महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, वो बने थे 1924 में। हरिपुरा सेशन 1938 में होता है और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखिएगा। तो ये बात समझ में आएगी होगी, 3rd हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपको रेंज बताना है। देखिए भाई, 12 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ दिए गए हैं, ये सारे 47, 43, 39, 46 ये सारे दिए गए हैं। आपको पता क्या करना है? आपको पता करना है, देखिए जिसे आपने देखा होगा मीन मीडियन मोड में आपसे पूछा जाता है, उसी तरह एक रेंज होता है। क्या होता है? रेंज। रेंज का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, जो भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो भी दी गई है उसमें से सबसे लोवेस्ट को माइनस कर लीजिए, आपका रेंज आ जाएगा। रेंज इक्वल टू क्या हो जाता है? रेंज इक्वल टू हो जाता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट जो ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो हाईएस्ट इसमें क्या है? अगर 47, 43, 39, 46, 37, 35, 29, 43, 41, 49, हाँ, तो सबसे बड़ा हमें तो 49 लग रहा है। थोड़ा आप भी मुझे देखिएगा, अगर कुछ गलती होगा तो बताइएगा। 49 जो है सबसे बड़ी वैल्यू हो गई, है ना। उसके बाद अगर सबसे लोवेस्ट को देखा जाए तो लोवेस्ट वैल्यू 47, 43, 39, 46, 37, 35, 29, हाँ 29 सबसे लोवेस्ट वैल्यू मुझे दिख रहा है। तो -29, अगर हम 49 में से -29 करते हैं तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है भाई, हमें मिलता है 29, 39, 49, यानी 20 मिलता है। और 20 हमारा रेंज आ जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3rd, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये रेंज था, आसान क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु वॉज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया? देखिए, भारत के पहले लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। पहली बार जो चुनाव जो हुए थे, आम चुनाव जिसको जनरल इलेक्शन कहा जाता है, वो 1951-52 में हुए थे भारत में। और उसी टाइम जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है, आपको पता है कांग्रेस की सरकार बनती है 1951-52 में। सबसे पहली बार आम चुनाव होते हैं पूरे इंडिया में, ठीक है, जनरल इलेक्शन होते हैं इंडिया में। और बनते हैं कौन? चीफ मिनिस्टर बनते हैं जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं 1951-52 में पहला आम चुनाव के दौरान, और ध्यान रखेंगे। और उसके चेयरमैन कौन बनते हैं? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के चेयरमैन कौन बनते हैं? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ, यानी कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था, आपको पता है कि कौटिल्य जो था वो दरबार में रहता था, किसके भाई? वो चंद्रगुप्त दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के। और उसके साथ साथ आपने पढ़ा होगा कि घनानंद के दरबार में भी यही रहते थे। घनानंद के दरबार में भगाए जाने की वजह से बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ये मिल जाते हैं और उससे बदला लेते हैं। तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। इन्होंने किताब लिखी अर्थशास्त्र, और जो कि पॉलिटिक्स के ऊपर, पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर बेस्ड थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी करेक्ट आंसर होगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, चलिए आगे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो देखिए टोटल 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। यूनाइटेड नेशन, ध्यान रखेंगे, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब? ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यूएनओ की। इसके 5 सदस्य जो थे वो परमानेंट होते हैं। ठीक है, वैसे तो 15 होते हैं टोटल, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो 5 जो परमानेंट होते हैं वो हमेशा ध्यान रखेंगे आप। उसका ट्रिक है फ्रेका। क्या? फ्रेका ट्रिक से याद रखिए, FRECA, फ्रेका याद रखिए। अच्छा, F से हो जाएगा फ्रांस, ठीक है, R से हो जाएगा रशिया, और E से हो जाएगा इंग्लैंड, C से हो जाएगा चाइना, और A से अमेरिका। ठीक है, तो हमारा पूछा गया है कि भाई इसमें से कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है। तो चाइना भी है, फ्रांस भी है, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं ये भी है, लेकिन कौन नहीं है? जर्मनी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP? दोस्तों आप जानते होंगे 10+2 को रिमूव करके, जो 10+2 CBSE का न्यू दिल्ली से अफिलिएशन होता है आपके स्कूल का, आपने देखा होगा, वो अब हटा करके इसको रद्द कर दिया गया। और 2020 में ध्यान रखेंगे के कस्तूरी रंगन, क्या? के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में, जो इसरो के चीफ भी हुआ करते थे, के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP लाई गई। और NEP के ही वजह से जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं वो 6 महीने पर होना शुरू हुए, और धीमे धीमे अप्लाई किया गया। ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी, जिसके तहत 10+2 के पैटर्न को चेंज करके पैटर्न को 5+3+3 और +4 का पैटर्न कर दिया गया। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ध्यान रखिएगा। तो पैटर्न हो गया 5 3 3 4। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम आगे, अगले क्वेश्चन में देखिए, विच बॉडी रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? तो देखिए शेयर मार्केट, शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि आप जानते होंगे मुंबई में एक दलाल स्ट्रीट है जो खास तौर पर फेमस है इसके लिए। ठीक है ना, तो हम जब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा बोर्ड है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को, शेयर मार्केट को, शेयर बाजार को, तो वो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेबी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसको हम सेबी भी कहते हैं। सेबी ध्यान रखेंगे ये एक 1988 में, ठीक है ना, 1988 में ये एक संस्था बनी थी सेबी। ठीक है, सेबी। लेकिन बाद में 1992 में स्टैच्यूरी, इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया, स्टैच्यूरी बॉडी बना दिया गया। कब? 1992 में। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यही रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है स्टॉक एक्सचेंज को।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑड वन। अब देखिए ऑड वन आउट करना है इसमें, थोड़ा ध्यान से अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए अलग अलग हमें लाइन देखने को मिलती हैं। 3 लाइन का यूज होकर के ये बना है और इसमें 4 लाइन का यूज होकर के बना है ना। और यहाँ पर भी कई लाइंस हैं, इनका यूज होकर के अलग अलग ये डिज़ाइन, ये अलग अलग शेप बने हैं। लेकिन अगर यहाँ ध्यान दें तो ये बस एक हमारे लाइन से बना है और एक लाइन का यूज करके हमने सर्कल को ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरह सबसे अलग जो ऑड वन इसमें से होने वाला है ये हमारा थर्ड होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए ये क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको एक सेट में और पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गलत किया है और कई लोगों ने तो अटेम्प्ट भी नहीं किया है। सोचिए ये अटेम्प्ट भी नहीं किया गया है, जबकि इसका आंसर है 11 नवंबर। करेक्ट आंसर होगा 11 नवंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अच्छा कैसे होगा ध्यान दीजिएगा एक बात। अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, है ना, एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्हीं के जन्म दिवस पे 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? एजुकेशन डे। ठीक है, यानी शिक्षा दिवस मनाया जाता है। लेकिन एक होता है भाई क्या, एक होता है 5 सितंबर को, आप जानते होंगे 5 सितंबर को एक होता है क्या, टीचर्स डे। क्या होता है? टीचर्स डे। आप सभी लोग जानते होंगे टीचर्स डे, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके ही जन्म दिवस पे 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। इसलिए देखिए ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया भी हुआ है ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियो में, और ज़्यादा अच्छे वीडियो में और मेहनत के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।